पहाड़ों में कैंपिंग पर गए एक नौजवान कपल को अचानक दूसरी दुनिया के ऐसे अजीब जीव मिल जाते हैं जो किसी भी जिंदा चीज को डरावने रूप में बदल सकते हैं। पर अब वो बचेंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े से जंगल के खूबसूरत नजारे से, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एक रात आसमान से कुछ अजीब सा चीज गिरती है, बिल्कुल उल्का की तरह, और सीधा पहाड़ की चोटी पर जा गिरती है, जहां जोर से धमाका होता है। वो लाल उल्का इतनी तेज थी कि किसी ने उसे आते हुए देखा भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी, यही से किसी रहस्यमय और खतरनाक चीज की शुरुआत होती है। कैमरा पहाड़ पर घूमता है और कई जानवर दिखते हैं, जैसे एक हिरण जो आराम से घास खा रहा है। अचानक एक अजीब सा टेंटाकल वाला जीव वहां आ जाता है। वो ऑक्टोपस जैसा दिखता है और सीधे हिरण पर हमला कर देता है। इसका मतलब उल्का के अंदर जो था वो अब धरती पर है और इसके साथ खतरनाक मुसीबत आ चुकी है। अब ऐसे एलियन जीव से कैसे बचें और सुरक्षित रहें, ये हम आपको बताने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के बढ़िया सर्वाइवल टिप्स के साथ। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें हैरी और रूथ नाम के एक जोड़े से मिलवाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, काफी सालों से साथ हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। शायद इसलिए कि उनमें थोड़ा सा भरोसा कम है। तो अभी वे दोनों पहाड़ों में कैंपिंग करने निकल पड़े हैं। हर रोज की भागदौड़ और काम से तंग आकर उन्होंने सोच लिया कि अब तो नेचर में थोड़ा वक्त बिताया जाए। हैरी तो पहले भी कई बार कैंपिंग कर चुका है, पर रूथ पहली बार जा रही है। वो थोड़ी घबराई हुई है। हैरी उसे समझाता है कि चिंता मत कर, सब ठीक रहेगा, और दोनों पहाड़ की तरफ गाड़ी से निकल पड़ते हैं। असल सच्चाई तो ये है कि ये वही पहाड़ है जहां वो रहस्यमय चीज गिरी थी। असल में दोनों की जान खतरे में पड़ गई है और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। रास्ते में वे पहाड़ के नीचे एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं। नाश्ता करके अपनी ट्रिप के लिए थोड़ा खाना भी पैक कर लेते हैं। बैठे बैठे होटल मालिक का छोटा बेटा अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो बच्चा डर के मारे कहता है कि पहाड़ पर कुछ गिरा है। वो आसमान से झटपट आया और पहाड़ के अंदर कहीं गायब हो गया। हैरी और रूथ उसकी बात समझ ही नहीं पाते, और जब कोई उसे बुलाता है तो बच्चा फटाफट भाग जाता है। हैरी कहता है, बच्चों की कहानियों में क्या रखा है, बेवजह की बात है, चिंता मत करो। पर रूथ तो पहले ही डरी हुई थी। बच्चा जो बोला सुनकर वो और ज्यादा घबरा गई। नाश्ते के बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन रूथ के मन में डर बना रहता है, कहीं ये सफर वाकई खतरे भरा तो नहीं था। हैरी फिर समझाता है कि यहाँ तो पहले भी आया हूँ, कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। उसे समझाने के लिए हैरी उसे उसकी खुद की सर्फिंग की पसंद से तुलना करता है। समंदर में खतरे होते हुए भी तुम अपना शौक नहीं छोड़ती, यह भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ जिंदगी का आनंद लेने आए हैं, पर अगर डर के आगे झुक गए तो असली जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। हैरी की बातें सुनकर रूथ भी मान जाती है। वो तो वैसे भी सिर्फ हैरी के कहने पर आई है। पर हैरी को कैंपिंग बहुत पसंद है, उसी ने उसे साथ चलने को मना लिया। वो उसे मना ही नहीं कर पाई। दोनों मिलकर सामान उठाते हैं और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रूथ को अचानक अजीब सा महसूस होता है, कुछ गड़बड़ है। रूथ को जंगल में कुछ तो अलग सा लगने लगता है। पूरी जगह बिल्कुल शांत है, ना जानवरों की आवाज, ना कीड़ों की भनभनाहट, सब कुछ गायब। अक्सर जंगल में बहुत शोर रहता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। हवा चल रही थी, फिर भी पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। रूथ ध्यान से सब देखती है। उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हैरी आगे आगे चलता रहा और उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। रूथ को अपना डर नजरअंदाज करना पड़ा और हैरी के साथ चलना पड़ा। दोनों को पता ही नहीं था, रूथ का डर बिल्कुल सही था। उस जंगल में जो होने वाला है वो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। काफी देर चलने के बाद हैरी और रूथ को एक खुली सी जगह मिलती है जो कैंपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। हैरी को यही जगह सबसे अच्छी लगती है, तो दोनों अपना सामान खोलकर कैंपिंग की तैयारी करने लगते हैं। रूथ थोड़ा चुपचाप और उदास बैठी रहती है, लेकिन हैरी जो बहुत एक्सपर्ट है उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता है। हैरी कुछ मजाक करता है और फिर अपनी पिछली कैंपिंग ट्रिप्स के आसान सर्वाइवल टिप्स उसे बताने लगता है। हैरी कहता है, कैंपिंग में सबसे जरूरी है खाना और पानी बचाकर रखना। हैरी एक और जरूरी बात भी बताता है, जंगल में जहां भी जाना हो रास्ता याद रखने के लिए पेड़ या जमीन पर निशान बना लेना चाहिए था। असल में जंगल तो कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे कोई अनथीन भूल भुलैया हो, जिसमें से सिर्फ एक्सपर्ट ही रास्ता ढूंढ सकते हैं। आम लोगों के लिए तो यही सबसे अच्छा तरीका है, निशान बनाओ और सेफ रहो। हैरी की हल्की फुल्की बातें काम आ जाती हैं और रूथ भी खुलकर हंसने लगती है। उसका डर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। एक पल को तो उसे ऐसा भी लगा कि वो जंगल के अंदर कहीं नहीं है। शाम को दोनों खाना बनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और फिर अपने टेंट में आराम से बैठ जाते हैं। रात हो जाती है और बाहर सब फिर से बिल्कुल शांत है, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। बाहर की खामोशी रूथ को परेशान करने लगती है और करीब आधी रात को वह अचानक जाग जाती है। सब जानते हैं कि आधी रात में उठना अच्छा आइडिया नहीं है, खासकर डरावनी कहानियों में, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब सबसे डरावनी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे मोमेंट्स के बिना तो कहानी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हर हॉरर स्टोरी के हीरो की तरह रूथ टेंट से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। हल्की सी रोशनी में वो देखती है कि आसपास के पौधे और पेड़ हिल रहे हैं।
रूथ छोटा सा लैंप लेकर धीरे धीरे पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक हिरण खड़ा है। हिरण आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, इसलिए रूथ घबराई नहीं। जंगल में जानवरों का होना आम बात है, तो उसने खुद को समझाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हिरण दूर गया, उसने देखा कि उसके पीछे कुछ बहुत तेजी से भाग रहा था, इतना तेज कि उसकी आंखें पकड़ ही नहीं पाई। तो वह समझ ही नहीं पाई कि वह क्या था। तभी उसे अचानक अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। डरकर जैसे ही उसने पीछे देखा, सामने हैरी खड़ा था। हैरी की नींद खुल गई थी और जब उसने देखा कि वो तंबू में नहीं है, तो चिंता में उसे ढूंढने निकल आया। राहत महसूस करते हुए दोनों वापस तंबू में आ गए और रात आराम से कट गई। सुबह होने पर उन्होंने सामान पैक किया और पहाड़ की चोटी की तरफ अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। हैरी ने रूथ से वादा किया था कि वो उसे ऊपर कुछ खास चीज दिखाएगा। कई घंटे चढ़ाई करने के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए। हैरी ने रूथ की आंखें हल्के से ढंक दी और उसे आगे ले गया। फिर बोला, अब धीरे धीरे आंखें खोलो। यह एक सरप्राइज था। रूथ ने जो देखा वह देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने फैला हुआ विशाल समंदर था, जो दूर क्षितिज तक आसमान से मिलता दिखाई दे रहा है। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा था। हैरी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो ये खास पल रूथ के साथ बांटना चाहता था। रूथ खुशी से झूम उठी और उस नजारे पर पूरी तरह फिदा हो गई। लेकिन हैरी वहाँ सिर्फ खूबसूरत नजारा दिखाने नहीं आया था। उसके मन में कुछ और ही था। हैरी ने धीरे से कहा, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ सही लगने लगा है। हैरी बोला, मैं पहले पूरी तरह से खोया हुआ था, लेकिन तुमने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। ये कहते हुए हैरी ने अचानक एक अंगूठी निकाली और रूथ को वहीं प्रपोज कर दिया। रूथ बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह हैरान भी थी। हैरी को ये नहीं पता था कि रूथ को एक मानसिक परेशानी है। रूथ को जब भी कुछ नया या अनजाना दिखता, उसे बहुत तेज चिंता के दौरे पड़ते थे। भावनाओं और जिम्मेदारी से डरकर उसका दिमाग घूमने लगता और वो बहुत घबरा जाती थी। जल्दी जल्दी उसने अपने बैग से दवा निकाली और एक गोली खा ली, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिला। रूथ जानती थी कि उसकी बीमारी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी और वो नहीं चाहती थी कि हैरी भी इसके कारण परेशान हो। इसलिए दिल टूटने के बावजूद उसने प्यार से हैरी का प्रपोजल मना कर दिया और बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती था। हैरी समझ गया, लेकिन उसका इनकार उसे बहुत दुखी कर गया। हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि रूथ, जो सालों से उसके साथ थी, उसका प्रपोजल ठुकरा देगी। हैरी बहुत उदास होकर धीरे धीरे चला गया और रूथ खुद को दोषी महसूस करने लगी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मुश्किल से बात की। वे दोनों कैंप साइट में तो साथ थे, लेकिन बीच में गहरा सन्नाटा था, जैसे ढेरों सवाल हवा में तैर रहे हों। आखिर इतने सालों का रिश्ता शादी क्यों नहीं बन पाया? हैरी ने उसके लिए हर कोशिश की, लेकिन फिर भी रूथ ने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद रूथ ने हैरी के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हैरी अभी भी नाराज था। उसने उसकी बात अनदेखी की और वहां से चला गया। पूरा रात तनाव और चुप्पी में गुजर गया। अगली सुबह रूथ उठी तो उसे हैरी का एक नोट मिला। उसने लिखा था कि वो थोड़ा टहलने जा रहा है ताकि उसका दिमाग साफ हो जाए, लेकिन वो जल्दी लौट आएगा। रूथ ने तय किया कि वो कैंप साइट पर ही रुकेगी। उसे उम्मीद थी कि हैरी के लौटते ही वो माफी मांग लेगी और सब कुछ ठीक कर लेगी। रूथ के मन में भरोसा था कि हैरी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो। इंतजार करते करते रूथ ने कैंप साइट के आसपास घूमना शुरू किया। तभी उसे अचानक हवा में बहुत खराब बदबू आई। उस बदबू के पीछे पीछे गई तो जो उसने देखा वो बहुत डरावना था। वहाँ एक मरा हुआ हिरन पड़ा था, जिसका पूरा शरीर किसी अजीब काले पदार्थ में सना हुआ था। रूथ को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या चीज थी, लेकिन उसकी बदबू इतनी थी कि सहना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में हैरी लौट आया और रूथ ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था। हैरी ने तुरंत रूथ को वहां से दूर ले गया और सोचा कि शायद ये किसी कीड़े या परजीवी की वजह से हुआ है, जो जानवरों को खा जाते हैं। दोनों वापस कैंप में आ गए और धीरे धीरे फिर से बातें करने लगे। गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। कुछ ही देर में वे फिर हंसने लगे, माफी भी मांग ली और सब कुछ फिर से ठीक लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उनके बीच जो रिश्ता सालों से था वो फिर से वापस आ गया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे आगे कुछ भी हो, वे हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। अगली सुबह हैरी ने दोनों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। वहीं रूथ ने सिर में दर्द बताया। रूथ ने हैरी से कहा कि वो थोड़ा घूमने जा रही है ताकि उसका दिमाग हल्का हो जाए। हैरी की इजाजत लेकर वो चली गई और वादा किया कि जल्दी वापस आ जाएगी। वो पास के जंगल में घूमने गई तो वहाँ उसे बेहद सुंदर और खुशबूदार फूलों का झुंड दिखा और वो खुद को पास जाने से रोक नहीं पाई। रूथ जानती थी कि इतने खूबसूरत और अनोखे फूल अक्सर सिर्फ उन जंगलों के सबसे अंदरूनी हिस्सों में मिलते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता। उसने कुछ फूल तोड़ लिए ताकि हैरी को दिखा सके, लेकिन फिर फूलों के थोड़ा आगे उसने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर से अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। रूथ जैसे ही थोड़ा पास गई, उसने देखा कि अंधेरे में कुछ चमक रहा है, एक तेज नीला पदार्थ जो हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। रूथ को नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन उसे लगा कि ये कोई आम चीज नहीं है। बस फिर उसने थोड़ा साहस जुटाया और बिना हैरी को बताए गुफा के अंदर चली गई। गुफा अंदर बहुत शांत थी, थोड़ा डरावना सा माहौल था, लेकिन ऊपर से हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे उसे सब कुछ थोड़ा दिखने लगा था। रूथ को जल्द ही वही नीला चमकता पदार्थ मिला जो उसने बाहर देखा था। जब उसने उसे पास से देखा तो पता चला कि वो कोई अजीब सा तरल था जो अलग तरीके से चमक रहा था। रूथ ने एक लकड़ी से उस तरल को थोड़ा छूकर देखना चाहा, तभी उसके पीछे से अचानक एक और आवाज आई। रूथ ने जैसे ही पीछे देखा, वह हैरान रह गई। डर के मारे उसने जोर से चीख मारी, लेकिन उसके बाद उसके साथ सच में क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया।
समय बीतता गया और हैरी काफी देर तक रूथ का इंतजार करता रहा। रूथ अभी तक लौटी नहीं थी। हैरी को चिंता होने लगी और उसने वही रास्ता पकड़ लिया जहां रूथ गई थी। हैरी चलकर वहां पहुंचा तो उसे भी वही गुफा दिखी, लेकिन उसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रूथ बाहर ही खड़ी थी, बस थोड़ी अजीब सी लग रही थी। हैरी उसकी तरफ दौड़ पड़ा, उसका नाम पुकारता रहा और रूथ धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। हैरी बार बार पूछता रहा कि वो वहां क्या कर रही थी, लेकिन रूथ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसका चेहरा बेहद गंभीर और ठंडा था, जैसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। रूथ का व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हैरी ने सोचा शायद वो बस परेशान है या उसे घबराहट हो रही है, तो उसने बात को टाल दिया। हैरी धीरे से रूथ को वापस कैंपसाइट ले आया और खाने की तैयारी करने लगा। रात में जब दोनों सो रहे थे, हैरी अचानक जाग गया और देखा कि रूथ टेंट में नहीं है। वो घबरा गया, जल्दी से टॉर्च उठाई और उसका नाम पुकारते हुए अंधेरे जंगल में रूथ को ढूंढने निकल गया। हैरी को झटका तब लगा जब उसने देखा रूथ जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, उसके हाथ में चाकू था। वो ठीक उसके पीछे आ गई थी और हैरी डर से जड़ हो गया। हैरी ने घबराकर पूछा, इतनी रात को तुम चाकू लेकर क्या कर रही हो? रूथ ने शांत होकर कहा, मुझे लगा कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है, इसलिए मैं पहरा दे रही थी ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हैरी को थोड़ी राहत मिली और वो रूथ को वापस टेंट ले गया, लेकिन हैरी हैरान रह गया क्योंकि रूथ ने पूरी रात एक बार भी आंखें नहीं बंद की। वो बिल्कुल नहीं सोई थी। उसका ये अचानक बदल जाना हैरी को काफी परेशान कर रहा था और ये सब शुरू हुआ था जब रूथ उस गुफा में गई थी और वहाँ कुछ अजीब देखा था। आखिर वो रहस्यमयी चीज क्या थी, ये जल्दी ही पता चलने वाला था। अगले दिन जब वे आगे बढ़ रहे थे, रूथ काफी चुपचाप थी। कई घंटों तक रूथ का अजीब बर्ताव चलता रहा। फिर आखिरकार वो खुद हैरी के पास आई और पहले बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। रूथ ने कहा कि उसे बुरा लग रहा है कि उसने हैरी का प्यार भरा शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी वजह से उसे चिंता में डाल दिया था। फिर रूथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हैरी के साथ बहुत खुश है और अब उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है। हैरी की खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन रूथ ने कहा कि वो चाहती है हैरी फिर से वैसे ही प्रपोज करे जैसे उसने समुद्र किनारे उस खूबसूरत जगह पर किया था। वो उस लम्हे को फिर से जीना चाहती थी क्योंकि वही उनके नए जीवन की शुरुआत होगी। हैरी बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत उसे वापस उस खूबसूरत समुद्र किनारे ले गया। माहौल बहुत अच्छा था। हैरी ने फिर से रूथ के सामने अंगूठी रखी। रूथ ने अंगूठी ले ली, लेकिन न जाने क्यों वो हैरी को बड़ी अजीब और बेचैन कर देने वाली नजरों से लगातार देखती रही। जैसे ही हैरी खड़ा हुआ, रूथ ने उसे अचानक बहुत जोर से धक्का दे दिया। हैरी इतनी ऊंचाई से गिरा कि नीचे चट्टानों पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। रूथ बस ऊपर से खड़ी होकर हैरी को नीचे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रूथ के मन में क्या चल रहा था या उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये रहस्य जल्द ही सामने आने वाला था। इसके बाद रूथ बुरी तरह घबराई हुई थी और तेजी से जंगल के अंदर भाग गई। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। कई दिनों तक उसने ठीक से खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया और सोई भी नहीं। थकान के चलते वो एक जगह गिर पड़ी। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर तक वो ऐसे ही पड़ी रही। फिर दो टूरिस्ट वहां पहुंचे और उसे देखा। दोनों जल्दी से उसकी मदद के लिए आए। उसे पानी दिया और देखा कि उसके सिर पर गहरा घाव था। वो बुजुर्ग कपल था। उन्होंने तय किया कि वे इस लड़की की हर तरह से मदद करेंगे क्योंकि वो साफ दिख रहा था कि बहुत बुरा वक्त से गुजरी है। रूथ ने जैसे ही पानी पीकर थोड़ी सी होश संभाली, दोनों ने प्यार से पूछा कि उसे चोट किसने पहुंचाई। रूथ ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। कपल को लगा उसकी याददाश्त चली गई है, तो वे उसे अपने कैंपसाइट पर ले आए ताकि उसकी देखभाल कर सकें। रात होते ही उन्होंने उसे खाना और पानी दिया ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रूथ के अंदर कितने गहरे राज छुपे थे। रूथ कुछ देर बुजुर्ग कपल के साथ चुपचाप बैठी रही। माहौल जैसे ही थोड़ा शांत हुआ, उसने अचानक एक चाकू उठा लिया। कपल डर गया। उन्हें लगा शायद रूथ उन पर हमला करने वाली है, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि चाकू उनके लिए नहीं था। तभी पास की झाड़ियों से अजीब आवाजें आईं और हैरानी की बात ये थी कि वहां हैरी नजर आ गया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। सबने देखा था कि रूथ ने हैरी को चट्टान से नीचे धक्का दे दिया था और उसका शरीर चट्टानों पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान था। तो हैरी जिंदा होकर वहां कैसे आ गया? रूथ डर के मारे कांप रही थी और वो बुजुर्ग कपल उसकी हिफाजत के लिए आगे आया। वृद्ध महिला ने रूथ को पीछे किया और वृद्ध पुरुष ने हैरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरी बिल्कुल नहीं डरा। हैरी पास आकर अपने हाथ से एक तेज ब्लेड निकाल लेता है। किसी को समझ नहीं आया वो ब्लेड अचानक कहां से आ गया। हैरी ने बिना रुके बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से काट डाला। उसका शरीर दो हिस्सों में कर दिया। वृद्ध महिला और रूथ दोनों बहुत डर गईं। रूथ डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई और हैरी ने खून से सना ब्लेड पकड़े हुए वृद्ध महिला को धमकाया कि अगर रूथ बाहर नहीं आई तो वो उसे भी मार देगा। रूथ कांपती हुई छुपने से बाहर आई और हैरी से हाथ जोड़कर उसे रोकने की मिन्नत करने लगी, लेकिन हैरी बिल्कुल भी नहीं रुका और वृद्ध महिला को भी मार डाला। वो ब्लेड कोई आम चीज नहीं थी जिसे हैरी ने बस पकड़ा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लेड हैरी के शरीर से ही बाहर आ रहा हो। अब उसी भयानक हथियार के साथ हैरी रूथ की तरफ घूमा और गुस्से में बोला, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? रूथ बहुत डर गई थी, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और सारी सच्चाई बता दो। रूथ ने बताया कि जब वो पिछली बार जंगल घूमने गई थी, उसे एक गुफा मिली जिसमें कोई अजीब चमकदार चीज थी। वो जैसे ही उसे देखने लगी और गुफा में अंदर गई, वहाँ उसे और भी डरावनी चीज दिखी था। रूथ उसे देखकर जोर से चीख पड़ी। वो चीज कोई और नहीं बल्कि हैरी का मृत शरीर था।
हैरी का शरीर उसी काले पदार्थ से ढका था जैसा रूथ ने पहले एक हिरण पर देखा था, जिससे साफ था कि किसी ने हैरी को बहुत बुरी तरह मारा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे उसे किसी और चीज का जरिया बना लिया गया हो। इतना डरावना मंजर देखकर रूथ को जोरदार घबराहट हो गई और वो वहां से भाग गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वहां हैरी का दूसरा रूप आ गया। रुथ नहीं चाहती थी कि पता चले उसने सच्चाई जान ली है, इसलिए वह बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आई, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आने दिए ताकि दूसरा हैरी शक न कर पाए। जो भी ये अजीब चीज थी वो बहुत ही खतरनाक थी और उसने हैरी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसलिए रुथ ने सोच समझकर दूसरा हैरी को पहाड़ों की तरफ ले जाने की प्लानिंग की। उसे बातों से उलझाया और मौका देखकर उसे खाई से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दूसरा हैरी सब जान चुका था और बोला कि अब जब तुम्हें मेरे सारे राज पता चल गए हैं, तुम्हें मरना होगा। फिर उसने अपनी उंगलियों से एक तेज धार वाला ब्लेड निकाला और रुथ की ओर बढ़ा। रुथ घबरा गई, रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि उसे मत मारे। वो वादा करती है कि किसी को भी उसके बारे में सच नहीं बताएगी। हैरी के अंदर जो भी था उसने रुथ की सारी भावनाएं समझ ली, ये भी जान लिया कि वो क्या चाहती है, और ऐसा लगा जैसे अब वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा लग रहा था कि वो एलियन हैरी की यादें और उसके जज्बातों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें मालूम था कि हैरी रुथ से कितना प्यार करता था, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसीलिए हैरी ने रुथ को छोड़ दिया और कहा कि वो उसके साथ चले। रुथ को अब समझ आ गया था कि ये असली हैरी नहीं है बल्कि कोई एलियन है, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। रुथ बहुत देर तक भागती रही, लेकिन थक गई। पीछे मुड़ी तो देखा हैरी वहीं खड़ा था, जैसे अचानक कहीं से आ गया हो। वो हंसने लगा और बोला, जितना चाहो कोशिश कर लो, बच नहीं सकती। अच्छा यही होगा कि मेरे साथ चलो। रुथ बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और कैसे बचे। असल हैरी अब मर चुका था और कोई दूसरी सभ्यता उसका शरीर लेकर रुथ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। फिर एलियन उसे समुद्र किनारे एक ऊंची चट्टान पर ले गया, क्योंकि वो उसे कुछ अनोखा दिखाना चाहता था। वो समझाने लगा कि पहले उन्होंने कई जानवरों के शरीर में रहा है, लेकिन इंसान के शरीर में रहकर ही उसे पहली बार असली इमोशंस, दर्द और तकलीफ का एहसास हुआ था। ये उसके लिए बिल्कुल नया था। अब वो एलियन इंसान के शरीर में रहकर असली जिंदगी का मजा लेना चाहता था। रुथ हैरान रह गई, क्योंकि वो एलियन हैरी की सारी बातें, उसकी सोच और दोनों की पसंद तक जानता था। एलियन ने हैरी की हर याद अपने अंदर समा ली थी। अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखा, वही जिसमें से ये एलियन पृथ्वी पर आए थे। अब एलियन चाहता था कि रुथ उसके साथ उसके प्लेनेट पर चलें, जहां वो आराम से रह सके। एलियन हैरी के शरीर से बहुत जुड़ा हुआ था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने साफ कहा कि उसके कई साथी जल्दी ही धरती पर पहुंचेंगे, इंसानों पर हमला करेंगे, पूरी तरह कब्जा कर लेंगे और इंसानियत को लगभग खत्म कर देंगे। वो अपने चुने हुए इंसानों को साथ लेकर अपने ग्रह लौटेंगे। इसलिए रुथ के पास बस यही रास्ता बचा था कि उसके साथ चल दे, ताकि कोई और एलियन उसके शरीर में न घुस सके। रुथ को लगा अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। रुथ ने पीछे मुड़कर देखा, सामने समुद्र था जिसमें शार्क तैर रही थी। रुथ के दिमाग में फौरन एक तरकीब आई। उसने झट से मौका पकड़ा, चाकू निकाला और हैरी के शरीर में घोंप दिया। घाव जानलेवा नहीं लग रहा था, लेकिन हैरी बहुत ज्यादा खून बहाने लगा। रुथ तेजी से किनारे भागी और सीधे पानी में कूद गई। रुथ को तैरना और सर्फिंग बहुत अच्छे से आती थी। हैरी के शरीर में बैठा एलियन भी उसके पीछे पानी में कूद पड़ा। उसके जख्म से खून निकल रहा था, जिससे शार्क उसकी ओर दौड़ पड़ी। शार्क खून की गंध को तुरंत पहचान लेती है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रुथ घबराकर देखती रही, फिर दूर तैर गई। मन ही मन दुआ कर रही थी कि शार्क उसे खत्म कर दें और वो बच जाए। वो वापस जंगल की तरफ भाग गई। उसे नहीं पता था कि हैरी इतनी चोट के बाद भी जिंदा है। हैरी फिर भी उसकी ओर बढ़ता रहा, ऐसा लग रहा था अब वो रुथ को मारने के लिए ही आ रहा है। रुथ भागते भागते एक बूढ़े दंपति के कैंप तक पहुंची। वहां दोनों मरे पड़े थे और खाना इधर उधर बिखरा था। उसने कुछ सामान उठाया और भागना जारी रखा। अचानक रुथ को अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। वही टेंटिकल्स वाला एलियन जो उसने पहले देखा था सामने आ गया और रुथ पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। हैरी भी वहां आ गया। जिस जगह भी उस एलियन ने हैरी को कंट्रोल किया, हैरी हमेशा वहीं पहुंच जाता था। जब रुथ की आंख खुली, उसने खुद को एक गुफा में पाया। पूरा शरीर काले चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। हैरी के अंदर के एलियन के टेंटिकल्स रुथ से जुड़े हुए थे, मतलब वो हैरी का शरीर छोड़कर अब रुथ के शरीर में जाना चाहता था। रुथ बस बेबस होकर देखती रही। तभी एक पल में उसके सामने उसकी जैसी दिखने वाली एक डुप्लीकेट रुथ बन गई। वो अजीब एलियन अब रुथ का रूप ले चुका था और उसकी सारी फीलिंग्स भी ले चुका था, जैसे उसने हैरी की ली थी। अब एलियन को असली रुथ की जरूरत नहीं थी। वो अपने नुकीले पंजे से रुथ को मारने बढ़ा, लेकिन रुथ ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। रुथ को समझ आ गया कि एलियन ने उसकी चिंता और उसके इमोशंस भी अपना लिए हैं, तो उसने जानबूझकर वही चीज की जिससे उसे सबसे ज्यादा घबराहट होती थी। डुप्लीकेट रुथ में घबराहट के अटैक आ गया। वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाई और उसके पास उसे शांत करने के लिए कोई दवा भी नहीं थी। असली रुथ ने खुद को उस काले पदार्थ से निकाल लिया, वहां गई और उस नकली रुथ का सिर तोड़ दिया। नकली रुथ को खत्म करने के बाद रुथ वापस अपनी कार में गई और दूर जाने लगी। तभी रेडियो पर एलियन की आवाज आई, तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब रुथ को समझ आ गया था कि उसे एलियन से भिड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो सीधा शहर की तरफ निकल गई। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उसी पहाड़ पर कई उल्का जैसी चीजें गिर रही हैं, जो असल में और एलियंस को लेकर आईपॉड्स हैं। लगता है अब एलियंस पूरी तरह पृथ्वी पर आ गए हैं।
और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।